गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या आप लोगों को? तो आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ मेरी क्या जा रही है आपको अच्छे से। मेरी तरफ से सब कुछ सही है। तो जैसे कि आपको कल हम बताए थे कि पार्लियामेंट का पार्ट 1 कर लिए थे हम लोग। देखिए इसमें 3 वीडियो लग सकता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज हम ना सेक्रेटेरिएट से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं जहाँ जाके जा पाएंगे, फिर कल करेंगे उसके बाद। ठीक ना, सेलेक्टेड है, पेन सही है। और देखिए पहले तो सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 98 में दिया गया है, सेक्रेटेरिएट दोनों हाउस का अलग अलग सेक्रेटेरिएट अपना होता है, जो कि उसको अपॉइंट करता है। उसके मतलब चेयरमैन अपॉइंट करता है राज्यसभा में, और लोकसभा में स्पीकर अपॉइंट करता है। रेगुलेटेड जो होता है, रिक्वायरमेंट, स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इसको हेड होता है, हेडेड बाय द जनरल सेक्रेटरी जनरल। ईच हाउस लेड बाय द सेक्रेटरी जनरल उसको बोलते हैं, वो जो सेक्रेटरीट होता है। एक परमानेंट ऑफिसर होता है, जो कि कौन करता है, प्रिसिडाइंग ऑफिसर करता है उसको अपॉइंट। और लीडर्स इन पार्लियामेंट का अगर बात करें तो पार्लियामेंट में कौन सा होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ हाउस वही होता है, खास करके प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर हो सकता है और कोई जिसको नॉमिनेट करे किया जाए। राज्यसभा में वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बोल देगा। अभी आप बताओ कि राज्यसभा का जो है वो कौन है, लीडर। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी हैं, तो लीडर ऑफ जो है वो राज्यसभा कौन है, अपोजिशन में खड़गे जी हैं। तो अपोजिशन का जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन का बात था, वो चालू हुआ था 1969 से, लेकिन 77 में ऑफिशियली इसको एक स्टेचुटरी बॉडी द्वारा नाम दिया गया। और वही बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका पार्टी ने, जिस पार्टी का जिस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन वही हो सकता है जिस पार्टी ने कम से कम 10% जो है वोट लाया। मतलब कि 543 में 10% बोल दे तो 54 सीट, 54.3 मतलब लगभग 55 सीट जिसने लाया हो वही बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक। और आगे देखते हैं, ये होल्ड करता है स्टेटस इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर की तरह, ये इसके बराबर उसका पोजीशन होता है। एवर्जेनिक्स ने बताया था इस लीडर ऑफ अपोजिशन को, बोला कि ये अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है, सिमिलर टू द माइनॉरिटी लीडर इन द यूएस। व्हिप में क्या होता है, देखिए व्हिप क्या होता है। पार्लियामेंट का जब प्रोसीडिंग्स होता है तो हर नेता को बुलाया नहीं जा सकता कि हर पार्टी के नेता से पूछा जाए हर कोई मामला। तो हर पार्टी अपना एक व्हिप जारी करता है कि ये मेरा मतलब व्हिप है, मतलब कि एक तरह से ये हाउस का सबसे प्रधान है मेरे पार्टी की तरफ से। आपको जो भी पूछना होगा, लीडर ऑफ द हाउस पूछे, या मतलब स्पीकर या फिर चेयरमैन जो भी पूछेगा, या फिर वोटिंग का मामला हो, तो यही व्हिप बोलता है कि ये व्हिप इशारा करता है अपना पार्टी को किधर वोट देना है। तो यही व्हिप का काम होता है, समझे। तो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका रोल है कि ये जो है चीफ व्हिप देता है। ईच पॉलिटिकल पार्टी एक चीफ व्हिप अपॉइंट करता है। व्हिप को इंश्योर किया जाता है अटेंडेंस इन द पार्टी अलाइनमेंट ड्यूरिंग द वोट्स। मेंबर मस्ट एडहेयर करता है, सारा मेंबर उसका पालन करता है, चीफ के डायरेक्शन का या व्हिप के डायरेक्शन का। लोकसभा जो है, लोकसभा में जो क्या आता है, चीफ व्हिप इन द मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स। एंड राज्यसभा में जो है ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर, ये सब में ये काम करता है। और फिर टाइप ऑफ द व्हिप अगर बोले तो ये देख लीजिएगा एक बार। वन लाइनर व्हिप होता है, टू लाइनर व्हिप होता है, थ्री लाइनर व्हिप होता है, 3 तरह से होता है, इतना याद रखिए। रिकॉग्नाइज पार्टी एंड द ग्रुप्स। रिकॉग्नाइज पार्टी एंड द ग्रुप्स मतलब है कि ए रिकॉग्नाइज पार्टी रिक्वायर 55 मेंबर इन द लोकसभा एंड 25 मेंबर इन द राज्यसभा। कोई रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए 55 मेंबर आपको लोकसभा में, 25 मेंबर आपको राज्यसभा में होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज ग्रुप बनने के लिए 30 मेंबर, 55 की जगह 30 ही, और लोकसभा में 25 की जगह 15 ही चाहिए। और ईच चीफ व्हिप प्रोवाइड करता है वोटिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री वोट, जैसे पहले बताया आपको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट अगर बोले तो समनिंग पावर होता है। समन मतलब होता है किसी को बुलाना, जैसे किसको बुलाया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का बैठक को बुलाएगा, 85 के तहत दिया गया है, प्रेसिडेंट इस चीज को बुलाएगा। आर्टिकल 85 ये में दिया गया। 86 बताइए और 87 बताइए क्या चीज में, क्या चीज है 86 और 87 में। 86 में दिया गया कि स्पेशल एड्रेस, एक तरह से ये नोटिस जाएगा, और ये एड्रेस देगा कोई प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट देगा हाउस को, कोई संदेश भेजना होगा तो 86 तक। 87 को तहत जो है स्पेशल एड्रेस अगर देना है, मोशन ऑफ थैंक्स का बात आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 87 में। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, ट्वाइस इन ईयर क्या है। कम से कम दोनों हाउस को जो है एक बार, मतलब 2 बार कम से कम साल में बुलाया जाना चाहिए। कम से कम 2 बार है तो मतलब कि 3 बार होता ही है, तीनों सेशन आप जानते हो।
ये जो गैप है ये बिटवीन टू सेशन नॉट एक्सीड देन 6 मंथ, दोनों के बीच में जो गैप है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब एक तो एडजॉर्न किया, पहला सेशन दूसरा सेशन का पहला मीटिंग, इनके बीच 6 मंथ का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ दिखा गया। सेशंस क्या होता है? आप जानते हो कि सेशंस 3 तरह का होता है, जैसे कि बजट सेशन होता है, मानसून सेशन, इंटर सेशन होता है। एक पीरियड होता है जिसमें कि पहला मीटिंग एंड द प्रोग्रेशन चालू होता है, इसमें यही 3 मीटर में होता है। जैसे आप जानते हैं बजट का मतलब क्या होता है, बजट 1 फरवरी को लागू होता है, तो यहाँ से जोड़ लीजिए फरवरी मार्च अप्रैल मई, इसके बीच ये चलता है। मानसून जोड़ लीजिए, जुलाई में मानसून आता है, 1 जून को आता है, लेकिन जुलाई याद रखिए, जुलाई से सितंबर चलता है। और ये फिर अक्टूबर का गैप 1 महीना, फिर नवंबर से दिसंबर हो जाता है। रिसेस एंड एडजॉर्नमेंट का बात करें तो रिसेस क्या होता है? एडजॉर्नमेंट रिसेस होता है ड्यूरेशन बिटवीन द प्रो, जैसे कि आज जो है हम छुट्टी किए, आज ये सेशन बजट सेशन खत्म, फिर मानसून सेशन जो चालू होगा यहाँ से, इस बीच के गैप को 6 महीना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, और साथ ही इस बीच को गैप को ही रिसेस बोलते हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टर्मिनेट सिटिंग एडजॉर्निंग, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये टर्मिनेट कर सकता है इट सिटिंग टेम्पोरली विथ कैन बी द हावर्स डे एंड वीक। कह रहा है कि ये जो सिटिंग होता है, जो सिटिंग का मतलब एडजॉर्नमेंट, देखिए 3 तरह से समनिंग होता है। एक तो समन होता है, समन में के बाद जो 3 तरह का चीज होते हैं, एक एडजॉर्नमेंट होता है, और एक होता है एडजॉर्नमेंट सिनेडाई, सिनेडाई, और एक होता है डिजोल्व कर दिया पार्लियामेंट को, डिजोल्यूशन होता है, और एक होता है, एक डिजोल्यूशन होता है, और एक होता है, देखेंगे नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आएगा सारा, देख लेंगे आप लोग, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से जा रहा है ये। सिटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 मीटिंग, अब हाँ बताना चाह रहे थे कि सिर्फ एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सिनेडाई, सिर्फ और सिर्फ ये जो है स्पीकर करता है, बाकी सारा जो काम होता है, जैसे कि डिजॉल्व करना हो गया, और या फिर सेशन खत्म करना, ये सब बातें जो होती है ये कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है, ये बताना चाह रहे थे आपको। हाँ, प्रोग्रेशन बोले थे ना, एक दो ठो और आएगा, डिसोल्यूशन होता है या प्रोग्रेशन का बात आएगा, ये करता है प्रेसिडेंट करता है। और फिर ए सीटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 मीटिंग, एक सीटिंग में कम से कम 2 मीटिंग होता है, एक तो 11 बजे से 1 बजे तक चलता है, फिर पोस्ट लंच के बाद 2 से 6 बजे तक चलता है। 11 से 1 10 जो चलता है, 11 से 12 चलता है, वो होता है क्वेश्चन आवर होता है। और उसके बाद आता है फिर एक आता है 12 से 1, फिर वो अलग चीज चलता है, उसके बाद फिर 1 घंटा टिफिन देता है, फिर 2 बजे से चालू हो जाता है मीटिंग। आपको आवाज जा रही है क्या पंखा चलाने के बाद? आवाज जा रही है क्या? एक सेकंड, पंखा चलाने के बाद आवाज, आवाज तो सही जा रही है, उतना ही आ रहा है इंटेंसिटी, चलिए तो आवाज जा रही है आपको। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि प्रोग्रेशन जो कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट करता है, ऑल्सो अकर वाइल द हाउस इन द सेशन, इट टर्मिनेट बोथ द सिटिंग एंड द सेशन, बट डज नॉट अफेक्ट पेंडिंग बिजनेस एक्सेप्ट द नोटिसेस, ये सब लैप्स कर जाता है। डिजोल्व कौन करता है? ये भी करता है, ओनली ऑन द लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है, और ये कौन करता है? ये भी प्रेसिडेंट करता है। और बाय द प्रेसिडेंट डिसीजन ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द इट्स टेन्योर, मतलब 5 साल पूरा होने के बाद ही डिजोल्व होता है, लोकसभा ही डिजोल्व होता है। ऑल पेंडिंग बिजनेस लैप्सेस अपॉन डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन के बाद जो तो सारा पेंडिंग बंदे बिजनेस जो है लैप्स कर जाता है, एक्सेप्ट सम बिल्स एंड पेंडिंग एश्योरेंस फॉर द गवर्नर, गवर्नर एश्योरेंस, गवर्नमेंट का एश्योरेंस। देखिए बिल कब लैप्स करेगा और बिल लैप्स नहीं करेगा, बिल लैप्स नहीं करेगा, ये दोनों जो है बिल कब लैप्स कर जाता है, जैसे कि राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ बिल और राज्यसभा से पास हो गया, राज्यसभा से और लोकसभा में आया, और लोकसभा इसको जो है पास नहीं किया, उससे पहले ये डिजोल्व हो गया, मतलब कि 5 साल टर्म पूरा हो गया, तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। फिर आता है लोकसभा में बिल आया और राज्यसभा में गया, लोकसभा में बिल आया पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पेंडिंग है बिल, और लोकसभा डिजोल्व हो गया, तब ये बिल पेंडिंग नहीं होगा। और दो चार ठो केस आता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। लैम ड्यूक सेशन क्या होता है? लैम ड्यूक सेशन देखो, एक एमपी था, जैसे कि मान लेते हैं अभी का कोई एमपी, ऐसे याद तो है नहीं मुझे कोई जो अभी पिछले बार था और इस बार नहीं था, मान लीजिए एक एमपी कोई है,
जो कि पिछला इलेक्शन 19 के इलेक्शन में जो वो जीता था, और वो सब मतलब भाग ले रहा था पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। लेकिन 2024 के इलेक्शन में वो क्या हुआ, वो हार गया और अब नहीं आ पा रहा है। तो वैसे लोगों को या फिर वैसे कैंडिडेट को कहा जाता है लैम डक्स। द लास्ट सेशन ऑफ द ऑनगोइंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड मेंबर्स हु आर नॉट री इलेक्टेड टर्म मेंबर्स। समझ में आया? कोरम क्या होता है? देखिए, कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जो होता है मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर होता है उस हाउस को चलाने के लिए, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, इंक्लूडिंग प्रेसिडिंग ऑफिसर। प्रेसिडिंग ऑफिसर को जोड़ के 1/10 होना चाहिए, तभी हाउस चलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम, प्रेसिडिंग ऑफिसर तुरंत एडजर्न कर देगा मीटिंग को। लैंग्वेज क्या होता है पार्लियामेंट में? हिंदी और इंग्लिश जो है ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, लेकिन आप कोई भी मेंबर, कोई भी मदर टंग में आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का परमिशन है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो 1963 का बात है, इसने अलाउ किया था इंग्लिश कंटिन्यू रहेगा आउटसाइड हिंदी 15 साल के लिए। इसके बाद हिंदी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, परंतु आपको पता है हर साल, हर 15 साल पे यही घोषणा आगे बढ़ा दिया जाता है। राइट टू मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल पे अगर बात करें, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल, देखिए 88 में था, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर क्या कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ द हाउसेस कमिटीज विदाउट ए वोट। तो कोई भी मिनिस्टर हो या फिर अटॉर्नी जनरल हो, वो बोल सकता है दूसरे हाउस में जाके, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग इन द हाउस, डिसीजन मेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए, जो भी डिसीजन होता है मेजोरिटी के साथ होता है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भाग नहीं लेता है, पहला इंस्टेंस में तो भाग नहीं लेता है। डिसीजन मेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, इसमें ये जो मेजोरिटी जो एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो मेंबरशिप होता है हाफ 50++1 होना चाहिए इसका, 50% +1 होना चाहिए। तो इसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर को मत रखिएगा, इसके सैंपल स्पेस। और स्पेसिफिक मैटर लाइक जैसे कि इम्पीचमेंट का बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करें, तो रिक्वायर एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी तब हासिल होता है तब सिंपल से काम नहीं चलता, तब इफेक्टिव से काम चलता है और स्पेशल मेजोरिटी से काम चलता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 50%+1, टोटल मेंबरशिप का 50%+1 होता है। और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी ये होता है कि टोटल मेजोरिटी, आप तो टोटल ले लिया स्पेशल में, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग था, जितना प्रेजेंट और वोटिंग है, यहाँ पे ये है कि सीट उस एब्सोल्यूट का बात करते हैं। एब्सोल्यूट में ये है कि वैसे सीट जो खाली है, ऐसे सीट जो एब्सेंट नहीं लेंगे, सिर्फ खाली सीट लेंगे, खाली सीट ही घटाएंगे। टोटल सीट से सिर्फ खाली सीट घटाएंगे, इसका 50%+1। अब जो कहेगा कि जो अब्सेंट है सर वो घटा दो, नहीं, वो अब्सेंट वाला नहीं घटेगा एब्सोल्यूट में। कहता प्रोसीडिंग आर वैलिड डिस्पाइट अनऑथराइज। खाली का मतलब समझ रहे हो ना? खाली का मतलब जहाँ पे अभी डेथ हो गया किसी का, मेंबरशिप नहीं है या फिर उसका मेंबरशिप चले गया है, वो सीट खाली है, मेरा मतलब कि वहाँ एमएलए और एमपी नहीं है, वही सीट को घटाएंगे। फिर आता है मेजोरिटी मेथड ऑफ वोटिंग। बेटा, वोटिंग का मेथड क्या होता है? जो वॉइस मेथड होता है कि यह खड़ा कर दिया, जो एक वो पार्लियामेंट जो कि आज वो ओम बिरला जी है, वो कहते हैं ना, जिसमें हाँ के हैं, जिसमें ना है ना के हैं। तो ये सुने होंगे ना पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, तो ऐसे होता है, जो जो बिल के पक्ष में मतलब हाँ के हैं, जो बिल के पक्ष में नहीं और ना के हैं। तो ऐसे होता है, सीक्रेट बैलेट की तरह होता है, या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स होता है। बस स्लिप्स, हमको पहली बार जो सुने थे ना, तो हम 3 बार वो बात को सुने थे, आखिर बोलना क्या चाह रहा है ये। फिर हमने सब टाइटल डाला, फिर समझा अच्छा ये बोल रहा है वो। तो कास्टिंग वोट होता है, उसका भाषा थोड़ा दूसरे हो जाता है तभी। वोटिंग ऑफ बिल्स रिगार्डिंग लैप्सिंग, लैप्स कर जाता है कोई बिल और कोई लैप्स नहीं करता है। बिल लैप्स तभी करेगा इफ पेंडिंग इन लोकसभा, इफ पेंडिंग इन राज्यसभा बट पास्ड बाय लोकसभा। देखिए, एक बिल, एक अगर पेंडिंग रहता है, इफ पेंडिंग इन लोकसभा, राज्यसभा से राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गया, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। इफ पेंडिंग इन राज्यसभा बट पासेस बाय लोकसभा, लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन ये पेंडिंग इन राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग है, तो वो बिल फाइल कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। याद रखिए, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। दोनों में पेंडिंग लिखा है, ये पेंडिंग इन लोकसभा तब भी बिल फेल होगा,
इफ पेंडिंग इन राज्यसभा दोनों में बिल फेल होगा। बस आपको ये बात दिमाग में रखना है, इफ पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में पेंडिंग क्यों होगा, दिमाग चलाइए आप। लोकसभा में तभी पेंडिंग हो सकता है बिल कोई, कि जब राज्यसभा से पास हो गया हो, या फिर ऐसा हो कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा ही पेंडिंग हो, तब भी बिल फाइल हो जाएगा। या फिर राज्यसभा से पास हो गया हो, लोकसभा में बिल पेंडिंग हो, तब भी बिल फेल हो जाएगा। और फिर अगर पेंडिंग इन राज्यसभा है, आप दिमाग लगाइए, हो सकता है कि राज्यसभा में ही आया हो और लोकसभा में, राज्यसभा में ही आया हो, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तब भी तो बिल फेल होगा, क्योंकि लोकसभा से भी कुछ मंजूरी वंजूरी नहीं मिला है। बट पास्ड बाय लोकसभा। एक सेकंड। एक पेंडिंग इन राज्यसभा, देखो, एक बिल कब फेल हो जाएगा, राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो फेल हो जाएगा। अगर राज्यसभा में आया है और राज्यसभा में ही पेंडिंग है, लोकसभा से अभी बात ही नहीं गया है, इसका मतलब नया जो लोकसभा आएगा उससे परमिशन लिया जा सकता है, फिर क्यों पेंडिंग होगा वो, फिर क्यों लैप्स होगा वो बिल, ऐसे करके याद रखो। नया जो लोकसभा आएगा तो उससे तो वो परमिशन लिया जा सकता है ना, पास किया जा सकता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो पास कर दिया लोकसभा, वही लोकसभा भंग हो जाए, मतलब जो सरकार चाह रहा था, कोई सरकार आया और वो चाह रहा था कि ये बिल पास हो जाए और राज्यसभा से भी पास कराना चाह रहा था, लेकिन राज्यसभा से वो पास नहीं हो पाया, इसका मतलब हो गया अगर ये कांग्रेस पास किया तो ये बीजेपी पास करेगा। हो सकता है ना ऐसा, कि कांग्रेस का सरकार था और कांग्रेस गिर गई, बीजेपी आया बाद में, हालांकि राज्यसभा बीजेपी और ओजेपी होता नहीं कुछ, लेकिन सरकार तो चेंज हो गया। एक मत से तो नहीं किया। कल का अगर कल कोई बात आएगी उस बिल पे या फिर उस कानून पे, तो ये दोनों की तरफ हो जाएगा कि फिर मैंने तो पास नहीं किया था, फिर बोलेगा मैंने पास किया था, ये सब मामला हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे एसेंस हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बिल डज नॉट लैप्स, बिल लैप्स नहीं करता, इस चीज को समझना पड़ेगा, आप याद करने जाइए तो 2 दिन में भूल जाओगे इस चीज को। कब पास नहीं करेगा, मतलब लैप्स नहीं करेगा, बिल गिरेगा नहीं, यदि यदि ये दोनों हाउस से पास हो गया हो और रिटर्न किया है, बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोल रहा है कि आप ना इसको फिर से एक बार देख लो, लेकिन दोनों हाउस से पास है, तो ये बिल पास नहीं, मतलब लैप्स नहीं करेगा, बाद में आएगा फिर जो है दोनों हाउसेस फिर या तो चेंजेस करके देगा या फिर वही करके देगा, फिर पास थोड़े ये गिलेगा नहीं बिल। ये पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय लोकसभा। देखो, राज्यसभा में आया और राज्यसभा में ही और बैठा है बिल, अभी तक लोकसभा में गया ही नहीं। हो सकता है लोकसभा भंग हो जाए और नया लोकसभा आ जाए, तो इसका मतलब पेंडिंग तो था बिल, लेकिन राज्यसभा लोकसभा दूसरा आ गया, तो मतलब ये बिल लैप्स कर जाएगा, क्योंकि वही वही कंडीशन आ गया जो हम बता रहे थे। इफ नॉट ज्वाइंट, इफ ए ज्वाइंट सिटिंग इज नोटिफाइड बिफोर लोकसभा डिस्क्लोज डिजोल्यूशन, देखो, यदि एक बिल है जो कि राज्यसभा से पास है, या फिर देखो डेडलॉक का सिचुएशन हो गया, कोई डेडलॉक का सिचुएशन जानते हैं ना कैसे बनता है डेडलॉक का सिचुएशन। डेडलॉक का सिचुएशन ऐसे बनता है कि अगर राज्यसभा, देखो लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेजा, और 6 महीने के भीतर इसको पास करना होता है, तो अगर ये पास ही नहीं किया भाई, 6 महीना तक बिल को अटकाए रखा, तो ये डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि जैसे कि एक एक बिल होता है ना कि राज्यसभा, लोकसभा पास किया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा इसको रिकंसिडरेशन के लिए बोला और फिर या फिर चेंजेस के लिए बोला, चेंजेस करके भेजा कुछ लोकसभा में, लेकिन लोकसभा इसको मान नहीं रहा और फिर ये चीज पेंडिंग रह गया, ये सब कंडीशन आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इफ पास्ड बाय द बोथ द हाउस बट वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट, यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। इस डेडलॉक को रिजोल्यूशन के लिए ज्वाइंट सिटिंग आता है, आर्टिकल 108 का। और ज्वाइंट सीटिंग का बात है, तो अगर ज्वाइंट सीटिंग का बात आ गया और लोकसभा डिजॉल्व होने वाला है, उससे पहले प्रेसिडेंट बोल लिया कि अरे भाई इसमें हम ना ज्वाइंट सीटिंग कराएंगे नोटिफिकेशन निकाल के, याद रखिए लोकसभा के डिजॉल्व होने से पहले, तब ये बिल लैप्स नहीं करेगा, फिर नया लोकसभा आएगा तो वहां से बात बनेगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाला ज्वाइंट सीटिंग का, फिर भी और डेडलॉक का सिचुएशन है, तो बिल लैप्स कर जाएगा। if does if passes by both the houses but awaiting the president assent, if passes by both houses but awaiting कर रहा है प्रेसिडेंट के assent के लिए, तो वो बिल क्यों ही लैप्स करेगा। वही हो गया, passes by both the house but returned by the president, या फिर प्रेसिडेंट अपना वेटिंग कर रहा है वहां देता। समझ गए होंगे आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, पहले तो क्वेश्चन आता है ये दुनिया में, जैसे कि पहला आवर क्वेश्चन का होता है, जैसे कि कैसे याद रखोगे, पहला क्वेश्चन का आवर होता है, दूसरा आवर क्या होता है, जीरो आवर होता है, जिसमें मुद्दा डिसाइड किया जाता है।
पहले जीरो आएगा कि पहले क्वेश्चन आएगा? अब आप बोलोगे पहले जीरो आएगा, हम बोलेंगे गलत है, उल्टा यहाँ रखो यार। पहले क्वेश्चन करोगे तब जीरो आएगा। आदमी पहले दुनिया में आता है, क्वेश्चन करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। तो first hour of the parliament sitting was decided to members asking question with minister providing answer। और ये फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 याद रखे आपको। डिस्कशन दिए थे, बजट डिस्कशन याद है कुछ? आपको पहला ही चैप्टर में हम कराए। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है जीरो आवर में, 11 से लेकर 12 तक? ये तीन टाइप का क्वेश्चन है, स्टार, अनस्टार एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देखिए आपको मौखिक जवाब देना पड़ता है, लेकिन लेस देन 10 डेज का नोटिस पे, और लेस देन 10 डेज नोटिस इसमें देना पड़ता है पहले, तब आप इसका ओरली जवाब देंगे। फिर आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें होता है रिक्वायर्ड ए रिटर्न आंसर, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड। अनस्टार्ड है, याद रखिएगा। तो रिटर्न आएगा, ये रिटर्न क्वेश्चन पे आएगा, और ये व्हाइट पेपर पे लिखा जाता है। तो रिटर्न है तो व्हाइट याद रख लीजिए, और सप्लीमेंट्री इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? रिक्वायर्ड एंड ओरल आंसर, मौखिक आंसर चाहिए, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ग्रीन आता है, ग्रीन कलर कोडिंग आता है कि कौन सा कोड में क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आता है लाइट पिंक, पिंक याद रखिए आप। और येलो आता है कोई प्राइवेट मेंबर बिल पूछे तो वो प्राइवेट का हो जाता है। फिर आता है जीरो आवर, 11 से 12 हो गया हमारा, इसको काटिए, 12 से 1, ये जीरो आवर होता है। ये इनफॉर्मल डिवाइस है फॉर द मेंबर्स टू रेज अर्जेंट पब्लिक इशू and immediately after the question hour until the day agenda starts। आज का क्या मुद्दा होगा, इस डे का एजेंडा क्या होगा, क्या कोई पब्लिक इशू लिया जाएगा अर्जेंट में जो चल रहा है, या फिर कुछ और मुद्दा होगा, ये डिसाइड किया जाता है ये जीरो आवर में। फिर 2 से 6 तक चलता है वो मुद्दा। इंट्रोड्यूस हुआ 1962 में, और नॉट मेंबर इन द रूल, ये सब मेंबर मतलब हाउस के प्रोसीजर में स्टेब्लिश मतलब मेंशन नहीं है। और मोशन कितने प्रकार का होता है? मोशन बहुत सारा प्रकार का आता है। आप वो वाला फिजिक्स वाला मोशन नहीं है, ये दूसरा मोशन है। डिस्कशन ऑन द पब्लिक मैटर रिक्वायर ए मोशन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंसेंट। ये जो मोशन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट से ही आया लाया जाता है। और क्या कितने टाइप का होता है? कैटेगरीज ऑफ मोशन बोले तो ये तो 3 प्रकार का होता है। सब्सटेंसिव होता है, सब्सटीट्यूट होता है, सब्सिडरी होता है, बस नाम याद कर लीजिए, उतना अंदर घुसने की जरूरी नहीं होता। एन से एक और इसके अंदर आता है एक एंसिलरी मोशन आता है, सुपरसीडिंग मोशन आता है, अमेंडमेंट्स होता है, ये सब आता है। ये सब जरूरी है। ये जो क्लोजर मोशन है पढ़ाएंगे आपको। ये क्लोजर मोशन क्या आता है? ए मेंबर मूव दिस टू कट शॉर्ट टू द डिबेट, एक अप्रूव्ड एंड बोथ है ना। देखो जैसे कोई लंबा मुद्दा चल रहा है, किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, अब लग रहा है कि सबको भाई बहुत मुद्दा इस पे बातचीत हो गई, इसको जल्दी से पास कराओ या फिर रिजेक्ट कराओ, तो उसने कट शॉर्ट मोशन लाता है, इसको क्लोजर मोशन बोलते हैं। बिल को अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, जल्दी से इस पे वोटिंग करो, ये होता है। सिंपल क्लोजर होता है, क्लोजर बाय होता है, सिंपल क्लोजर में होता है इनफ डिस्कशन हैज अकर्ड, पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर ये हो गया, अब बहुत डिस्कशन हो गया, अब हटाओ यार, माथा खराब मत करो, जल्दी इस पे वोट करो। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इसमें क्या होता है? ग्रुप क्लोजेज फॉर डिबेट एंड वोटिंग, जो इसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, और ये फिर वही फिर होता है डिबेट और वोटिंग को अलाउ करते हैं, मतलब क्लोजेज करते हैं। कंगारू को क्लोजर क्या होता है? इतना ही, हालांकि ये याद नहीं रखना, मैं बस ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये इतना याद नहीं रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्लॉज डिबेटेड होता है, अदर्स स्किप, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, कंगारू मतलब समझिए इंपॉर्टेंट चीज का ही डिस्कशन कीजिए। और हर एक आर्टिकल का है, मतलब हर एक जो बिल लाए हैं उसका हर एक क्लॉज ये पढ़ना जरूरी नहीं है। अ, गुइ- और आता है गुलिटाइन क्लोजर, ये आता है अनडिस्कस्ड क्लोजर वोटेड along with the discussed ones ड्यू टू टाइम कंस्टेंट्स, टाइम पे कमी होने के कारण जो कि अनडिस्क्लोज्ड क्लोजर है तो उसको पढ़ा जाता है, वोट किया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। प्रिविलेज मोशन आता है। प्रिविलेज मोशन क्या आता है? रेज्ड व्हेन ए मेंबर बिलीव ए मेंबर हैज ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ द हाउस और विद होल्डिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्स एंड सेंसिटिव। जब किसी मेंबर को लगता है कि जो सामने वाला जो है वो मिनिस्टर है, जो है जो मिनिस्टर है वो किसी कानून का या फिर हाउस के प्रोसीडिंग्स का पालन नहीं किया है, तो वो प्रिविलेज मोशन लाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? मूव टू अलर्ट ए मिनिस्टर अबाउट अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए जो होता है ये लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए ये लाया जाता है। इंडियन इनोवेशन सिंस 1954 से आया लिया गया है।
आता है एडजॉर्न मोशन। एडजॉर्न मोशन क्या होता है? ड्रॉ अटेंशन टू द अर्जेंट पब्लिक मैटर। ये याद रखिएगा, अर्जेंट पब्लिक मैटर कुछ है, जैसे कि अभी नीट का मुद्दा है या फिर कुछ और मुद्दा जिस पे बात करना जरूरी है। इंटरप्टिंग नेशनल हाउस बिजनेस नॉट अलाउड इन राज्यसभा एज इज इन्वॉल्व सेंसर्स। ये अलाउ करता है ए डिस्कशन ऑन ए डिफिनिट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस डिस्कशन लास्ट और एट लास्ट 2 hour 30 minutes क्रिटिकल, और दिया जाता है कि तुम 2.5 घंटा 2.5 घंटा इस पे बातचीत कर सकते हो। और क्रिटेरिया जैसे कवर करता है एक रिसेंट मैटर को, इसमें होता है जनरल या प्रिसाइजली डिस्कस्ड होता है, चाहे ये सब बातें होनी चाहिए। और 50 मेंबर को रिक्वायर्ड होता है इस बात को सपोर्ट के लिए। फिर आता है कॉन्फिडेंस, आता है फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। ये प्रोसीडुरल टूल है टू एड्रेसिंग फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स एंड द गवर्नमेंट्स स्टेबिलिटी। देखिए, आप कॉन्फिडेंस मोशन साबित नहीं कर पाए तो नो कॉन्फिडेंस हो गया, और ये जो पास हो जाता है तो फिर आपको गवर्नमेंट से रिजाइन देना पड़ता है सारे। प्रेसिडेंट में रिक्वेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी इसमें दिखाने के लिए बोलता है कॉन्फिडेंस मोशन में, याद रखिएगा दोनों में। अगर मेजोरिटी साबित हो गया तो अच्छी बात है, नहीं साबित हुआ तो आप गए। कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर जाता है। ये आर्टिकल 75 में जो है स्टेब्लिश दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्टिकल 75 का 3 में आपको पता है। और ये टू द लोकसभा एट ए प्रिंसिपल सेंट्रल टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसके प्रति होता है? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी लोकसभा के प्रति अ, एक एक मत से जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ जैसे कि एक कलेक्टिव है मतलब कि हमको एक माना जाए पूरा का पूरा मेंबरशिप को, पूरा का पूरा एक मेजोरिटी वाली पार्टी को। अगर ये मोशन पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम में कुछ गड़बड़ी है, हम एक नहीं है। अगर तुम एक नहीं हो तो देश कैसे एक हो सकता है? तुम तुरंत रिजाइन दे दो। तुम समझे बात क्यों है वहां रिजाइनिंग की बात? तो क्योंकि अगर गडकरी जी अगर कुछ ये रास्ता इधर खींच रहे हैं तो राजनाथ जी इधर नहीं खींच सकते हैं। हालांकि अंदर में मनमुटाव होता है, लेकिन बाहर दुनिया को एक दिखना ही चाहिए, वरना गए आप, पीपीएम का कुर्सी चल जाएगी। Can only be introduced in the Lok Sabha and requires support from the 50 members without needing to state for its adoption. The kata target entire council of minister, not individually minister, first the council of minister resign. एक सेंसर मोशन होता है, ये एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है या फिर टोटल इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए लाया जाता है, पूरा का पूरा एंटायर मिनिस्टर के लिए नहीं लाया जाता है। ये पास होता है तो फिर अगर ये पास हो गया, डज नॉट नीड टू रिजाइन के लिए कोई जरूरी नहीं होता है। वहाँ पर एक तरह से सरकार की बदनामी तो होती नहीं। मोशन ऑफ थैंक्स आपको पता है आर्टिकल 87 में है। एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, किसको एड्रेस करता है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को कब एड्रेस करता है? पहला सेशन का पहला दिन, और जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन का पहला दिन, फिजिकल ईयर बताइए। फिर आता है डिस्कस्ड इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मस्ट बी पास्ड। अगर ये, हाँ यहाँ भी है कि ये जो एक होता है डिस्कस्ड इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी पास फॉलो इन द पास बेनिफिट इन द गवर्नमेंट। ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है इसको भी पास करना होता है, ये वोटिंग होती है इस पर मोशन ऑफ थैंक्स पे, इसको पास करना जो नहीं। यहाँ भी अगर आपने पास नहीं कर पाया मोशन ऑफ थैंक्स को तो आपकी सरकार गई। नो वे येट नेम्ड मोशन मतलब एक मोशन दैट जो एडमिट करता है स्पीकर के द्वारा बट लैक्स ऑफ शेड्यूल डेट ऑफ द डिस्कशन। ये सब मोशन फालतू के हैं, इतना पूछा नहीं जाता है। डायलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन सीकिंग टू एडजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन ए बिल, मोशन एंड रेजोल्यूशन कैन होता है। ये माना जाता है कि डिम्ड बाय द अब्यूज ऑफ रूल का कोई पालन नहीं हुआ है तो स्पीकर में डिक्लाइन और प्रोसीड विद ए वोट। प्रेसिडेंट तो स्पीकर जो है डिक्लाइन या फिर प्रोसीड विद वोट से जा सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये याद रखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये रेज करता है अपोजिशन लीडर। रेज व्हेन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अगर उसको लग रहा है कि सही से नहीं चल रहा है तो वो ये रेज करता है। और फिर आता है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? इंटेंस टू द डिस्कस्ड मैटर ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस द स्पीकर एलोकेट। थोड़ा जल्दी करते हैं ना, बहुत ज्यादा है इसमें। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? ये है 2 आवर का डिस्कशन जिसमें कि टाइम लिमिट होता है 2 आवर का, इतना ही है। शॉर्ट ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर, याद रखिएगा। और हाफ एन आवर ड्यूरेशन बोले तो 3 डे ए वीक। क्या स्पीकर कैन एलोकेट 3 डे इन ए वीक? हाफ एन आवर डिस्कशन, आधा घंटा का डिस्कशन, आधा घंटा का डिस्कशन, हाफ तीन तीन
15 डे इन ए वीक, याद रखिएगा ऐसे करके। हाफ एन आवर डिस्कशन टाइम ही पूछेगा आपसे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो समझ ही गए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मतलब 2 घंटे का डिस्कशन। स्पीकर एलोकेट करता है 2 डे ए वीक, 2 दिन 1 घंटे, एक वीक में सच डिस्कशन। ये फॉर्मल होता है 1993 से, 53 से। स्पेशल मेंशन क्या है? यूज टू रेज मैटर्स दैट आर नॉट फिट अदर पार्लियामेंट्री कैटेगरी। कोई कोई पार्लियामेंट्री कैटेगरी में अगर फिट नहीं हो रहा कोई मैटर तो स्पेशल मेंशन किया जाता है इसको। इन द राज्यसभा दिस फॉल्स अंडर स्पेशल मेंशन, इन द लोकसभा इट डीम्ड नोटिस मेंशन अंडर। राज्यसभा में तो ये स्पेशल मेंशन पे रहता है, लोकसभा ये नोटिस अंडर मेंशन आर्ट। रूल नंबर 377। रेगुलेशंस क्या होता है? ए सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल फॉर हाउस अप्रूवल। ये एक्सप्रेस करता है डिसीजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट मैटर। और ये फिर मेंबर्स मूविंग रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ विदाउट हाउस परमिशन। ये होता है रेजुलेशन जो होता है, मेंबर्स मूविंग रेजुलेशन, जिसके खिलाफ रेजुलेशन आ रहा है, कैन नॉट विदड्रॉ विदाउट हाउस परमिशन, हाउस के परमिशन के बिना वो छोड़ नहीं सकता है रेजुलेशन अगर आता है। एक सेल्फ कंटेंट या इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है फॉर हाउस अप्रूवल एक्सप्रेसिंग डिसीजन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट मैटर। ठीक। टाइप ऑफ रेजुलेशन जैसे कहता है प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन हो सकता है, गवर्नमेंट रेजुलेशन होता है, स्टेटरी रेजुलेशन होता है। प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन मूव्ड बाय द प्राइवेट मेंबर डिस्कस्ड ऑन अल्टरनेट फ्राइडे ड्यूरिंग आफ्टरनून। ये सब याद नहीं रखता आपको, बस याद रखिए कौन सा होता है रेजुलेशन। गवर्नमेंट रेजुलेशन मूव्ड बाय मिनिस्टर, स्टेटरी रेजुलेशन कैन बी मूव्ड बाय आइदर ऑफ द प्राइवेट मेंबर ऑफ द मिनिस्टर राइज फ्रॉम द प्रोविंस। ये सब याद रखिए। यूथ पार्लियामेंट क्या होता है देखिए, यूथ पार्लियामेंट एक तरह से होता है, ये कब निकल के आया, ऑल ये फोरम होता है एक तरह से, ये एक फॉर्म होता है ऑल फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस, इससे निकल के आया ये चीज। इसमें है कि यंगर जनरेशन को एजुकेट करना है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में। और ये पार्लियामेंट्री अफेयर सपोर्ट करता है ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट्स, सब चीजें। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये से क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एवरी बिल मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ द ईच हाउस। तो देखते हैं बिल के बारे में बात करते हैं, बिल क्या सब होता है। देखिए बिल तो आपको पता है दो दो तरह का बिल होता है, एक तो पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। हालांकि बहुत तरह का होता है, मनी बिल, बजट बिल, फाइनेंशियल बिल अलग तरह से होता है, ऑर्डिनरी बिल, ये सब पढ़ेंगे। देखते हैं पहले जो इंट्रोड्यूस करने के तौर पे दो तरीके से होता है, कौन इंट्रोड्यूस करेगा? पब्लिक बिल को कोई मिनिस्टर करेगा, प्राइवेट बिल को कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमपी कर सकता है। इसमें आता है कि रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होगा, रूलिंग पार्टी का रिफ्लेक्ट करता है इसमें। और ये जो है ग्रेटर चांस ऑफ द अप्रूवल, ये होता है कि ये पास ही हो जाएगा। अगर ये पास नहीं होता है, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस आप हो चुके हैं इसका मतलब है, और आपको जो है गवर्नमेंट को पोटेंशियली लीडिंग टू इट्स रेजिग्नेशन हो सकता है, गवर्नमेंट का इसमें जो है रेजिग्नेशन भी देना पड़ेगा। रिक्वायर 7 डे नोटिस, याद रखिएगा 7 डे का नोटिस इसमें देना पड़ता है फॉर इंट्रोडक्शन के लिए कि हम ऐसा बिल लाने वाले हैं। और लेसर चांस ऑफ अप्रूवल, प्राइवेट चांस होता है, बहुत कम चांस होता है प्राइवेट मेंबर का बिल वो पास हो जाए। और रेजिग्नेशन जो होता है, रिजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, ये सब चेंज नहीं करता। 1/4 नोटिस होता है, 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है प्राइवेट बिल लाने के लिए। और बेस्ड ऑन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर पासेज, जैसे कि कौन सा बिल पास करने के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल जो होता है डील विद किससे करता है? एनी मैटर दैट एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट से कुछ भी जो जुड़ा हुआ है ऑर्डिनरी मैटर होता है वो ऑर्डिनरी होता है। फाइनेंशियल से नहीं जुड़ा है वो ऑर्डिनरी बिल होता है। मनी बिल में होता है आर्टिकल 110, आपको पता है 109 और 110 में, प्रोसीजर 110 में पूरा कंसर्न है। इसमें जो इससे रिलेटेड होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर से, जैसे कि टैक्सेशन से रिलेटेड होना, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होना चाहिए। फिर होता है डिवीजन लिमिटेशन द राजसभा पैसा तो अमेंड द रिजेक्ट। फाइनेंशियल बिल का होता है 117 के अंदर आता है ये, इसमें फाइनेंशियल मैटर होता है बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम मनी बिल से अलग ही होता है ये। ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल एंड और फाइनेंशियल बिल क्वालिफाइज एज मनी बिल बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल क्वालिफाइज एज मनी। ऐसे समझिए ये मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है। सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल है लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है, ये एक तरह की। ये अंदर आता है 110 ऐसे करके याद होगा आपको, वरना आप कहीं पे लगा दोगे 117। अब समझ में आया ना, 110 छोटा है, 117 बड़ा है।
आप तुरंत ऐसे करके बनाओगे गोल गोल, समझ में आ जाएगा तुरंत। रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि कभी रट्टा उल्टा हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या बात कर रहे हैं, तो ये pertains टू द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 में दिया गया, हम देखेंगे बाद में कि इसमें क्या सारा प्रोविजंस है। नो प्रोविजंस फॉर द ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेडलॉक का सिचुएशन ही नहीं आने देता है, ऐसा मतलब ऐसा करके ये बिल लाया जाता है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? देखो, ज्वाइंट सीटिंग तभी ना होगा जब कि आप डेडलॉक क्रिएट हो। इसमें डेडलॉक ही नहीं होता, पहले नोट थी प्रेसिडेंट से बात ले लिया जाता है, और फिर राज्यसभा का कुछ इसमें अधिकार ही नहीं दिया जाता है, जो तुम चेंजेज करोगे तो फिर ज्वाइंट मतलब डेडलॉक आएगा कैसे? समझ में आया कि डेडलॉक क्यों नहीं आ रहा? तो ये ऑर्डिनरी बिल का बात करें तो ये ऑर्डिनरी बिल जो है कोई भी हाउस में आ सकता है, और कोई भी ला सकता है, प्राइवेट या फिर मिनिस्टर, विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। प्रेसिडेंट से कोई रिकमेंडेशन, अगर राज्यसभा एक्शन लेता है, राज्यसभा का क्या एक्शन होता है इसमें? ऑर्डिनरी बिल में ये अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है इस बिल को, या फिर रिजेक्ट कर सकता है ये बिल को, या फिर पास कर सकता है। इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 6 मंथ, और ये बिल को अगर कुछ नहीं करना चाहता तो 6 मंथ लटका लेगा। जो भाई ने रिजेक्ट करेंगे ना अमेंड करेंगे, 6 मंथ लटका लिए। दिस बिल डज नॉट रिक्वायर ए स्पीकर सर्टिफिकेशन व्हेन ट्रांसमिट ऑफ लोकसभा। जैसे देखो, कोई भी बिल जो है ना राज्यसभा जाने के लिए लोकसभा से एक स्पीकर का जो है ना वो होता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इस बिल को। तो ये बिल में नहीं लेना पड़ता है, ऑर्डिनरी बिल में ये काम नहीं करता है, हालांकि मनी बिल में और बाकी बिल में लेना पड़ता है। डेडलॉक रेजोल्यूशन कैसे होता है? अरे भाई इतना ऊपर मत जाओ। In the case of disagreement, joint sitting can be summoned by the president defeated in Lok Sabha। ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट के बाद, अगर ये पास, अगर बाय द प्रेसिडेंट डिफीटेड इन लोकसभा इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंट मे लीड टू द गवर्नमेंट रिजिग्नेशन। अगर कोई बिल लाया है, मे लीड है मतलब समझ लीजिए, ऐसा होता तो नहीं है कि ऑर्डिनरी बिल लाए और पास नहीं हुआ तो कोई मिनिस्टर अगर लाया पास नहीं हो रहा है तो वो फिर जो है सरकार को अथी देना पड़ेगा, रिजिग्नेशन। दिस बिल कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड एंड रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट। तीनों काम कर सकता है प्रेसिडेंट इस पे। क्या होता है ऑर्डिनरी बिल लाने का, देखिए स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। तो पहला रीडिंग होता है, दूसरा रीडिंग, फिर तीसरा रीडिंग भी आएगा। पहला रीडिंग में क्या होता है कि बिल को पढ़ा जाता है, पहली बार इंट्रोडक्शन किया जाता है बिल को, और इसको पब्लिक कर दिया जाता है गेजेट पे, पब्लिक गेजेट में इसको पब्लिक कर दिया जाता है देश के जनता के लिए। फिर नो डिस्कशन अकर, फिर इसमें डिस्कशन नहीं होता इस बिल पे। मेंबर्स मस्ट आस्क फॉर द लीव फॉर द हाउस फॉर इंट्रोडक्शन। मस्ट आस्क द लीव फॉर द हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन। बाकी याद रखिए, बस इसमें डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, इतना बात याद रखें। सेकंड में होता है कि यहाँ पे डिस्कशन होता है पूरा, इन्वॉल्व जनरल एंड डिटेल्ड स्क्रूटनी होता है यहाँ पे। और फिर फाइनल फॉर्म ऑफ द बिल पास यहाँ से पास किया जाता है। फिर आता है सब स्टेजेस, इसमें आता है जैसे सेकंड स्टेज में वो होता है, पहले तो डिस्कशन होगा, फिर कमेटी स्टेज में क्या करेगा, क्लोज बाय द कमेटी एग्जामिनेशन करेगा, इस बिल को अमेंडमेंट करेगा विदाउट अल्टरनेटिंग एनी कोर प्रिंसिपल करके। इसमें ये जो स्टेज है कमेटी स्टेज है, कोर प्रिंसिपल को बिना हटाए इसमें अमेंडमेंट करेगा, और कमेटी रिपोर्ट करेगा बैक टू बैक हाउसेस को, जो भी हाउसेस में ये हो रहा है उसमें ये रिपोर्ट करेगा। और कंसिडरेशन स्टेज होता है, डिटेल डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द ईच क्लॉज, हर एक क्लॉज के बिल के 5 क्लॉज है तो हर एक क्लॉज पे डिटेल डिस्कशन होता है, वोट होता है। अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज एंड एक्सेप्टेड, ये सब बात होता है। पहले तो जनरल डिस्कशन होता है, फिर कमेटी को दे दिया जाता है कि तुम इसमें सुधार करो, फिर उसमें फिर से डिस्कशन होता है। तो दूसरा स्टेज में सिर्फ डिस्कशन होता है। तीसरा स्टेज में क्या होता है? तीसरा स्टेज में डिबेट फोकसेज ऑन, सिर्फ इसमें फोकस होता है कि बिल को पास किया जाए या फेल किया जाए, तो बस इस पे फोकस किया जाता है। अलाउड नहीं होता है इसमें, नो अमेंडमेंट्स का कोई अलाउड नहीं, पहले आप देख चुके हैं अमेंडमेंट्स हो चुका है। ये तुमको पसंद है तो हाँ करो, पसंद है तो नहीं करो, वही जो 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 हाँ के, जो बिल पास करना है हाँ के, जो ना करना चाहे ना के, वो वाला बात। भाषा तो समझ रहे हो, जो बिल पास करना चाहते हो वो हाँ, जो पक्ष में है वो हाँ कहें, जो पक्ष में नहीं है वो ना कहें। इसको ही जो है बिरला जी से बोलते हैं। जो पक्ष में है उसका हाँ कहें, जो पक्ष में नहीं हाँ ना कहें। बिल इन द सेकेंड, सॉरी, बिल इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में क्या होता है? तो सेम वही प्रोसीजर होता है, सेकेंड हाउस में बिल जाता है दूसरा हाउस में, सेम 3 स्टेज से गुजरता है, पहला सिटिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग। फिर आता है 4 ऑप्शन होता है बिल के, दूसरा दूसरा अगर पहला में हो गया, और दूसरा का 4 चीज होता है, 4 ऑप्शन होता है। या तो फिर बिल को
पास कर दे, जैसा ही लिया है विदाउट कोई अमेंडमेंट के, जैसा भी लाया उसको पास कर दे। या तो वो पास कर दे बिल को कुछ अमेंडमेंट करके, या फिर रिटर्न कर दे दूसरे पहले हाउस को कि तुम देख लो भाई इसमें, एंड रिटर्न कर दे, मतलब अमेंडमेंट करके रिटर्न कर दे। डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास तो अब जाएगा नहीं, वो रिटर्न करेगा। एंड रिजेक्ट कर दे बिल को। तीसरा है कि रिजेक्ट कर दे, नहीं भाई मुझे पसंद नहीं है बिल, तुम रखो। टेक नो एक्शन, या फिर हो सकता है कुछ एक्शन ही ना ले, 6 महीना बैठ जाए। कीपिंग ऑल बिल पेंडिंग, कीपिंग द बिल पेंडिंग, या तो अगर अब क्या होता है ऐसा सिचुएशन में, यदि उसने बिल विदाउट कोई अमेंडमेंट के सीधे पास कर दिया, एक्सेप्ट और या फिर एक्सेप्ट कर लिया, अमेंडमेंट्स आर प्रूव बाय द बोथ हाउसेस, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। यदि कह रहा है कि ये पास हो जाता है विदाउट कोई अमेंडमेंट्स के, या फिर जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं दूसरे हाउस द्वारा इसको मान लिया जाता है, तो ये भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है, या तो दूसरा हाउस जो काम किया है बिना अमेंडमेंट के पास कर दिया, या फिर कुछ अमेंडमेंट करके दूसरे हाउस को भेजा। दूसरे हाउस फिर ने पहला हाउस को भेजा था, तो पहला हाउस फिर बोला ठीक है मान लेते तुम्हारा भी बात, और फिर अगर ये बात मान लिया जाता है तो इसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और यदि दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया उस बिल को, और नो एक्शन 6 महीने के लिए नहीं लिया है, तो फिर डेडलॉक हो गया भाई, तुम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। पहला हाउस क्या कर सकता है तुमको? प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑन डिजोल्व डेडलॉक करने डेडलॉक हटाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी इन द ज्वाइंट सिटिंग, सिर्फ इसमें 50% प्लस वन होता है मेजोरिटी हाउस। प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, टोटल वोट नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो? अगर नहीं हो रहा तब तो ज्वाइंट सिटिंग बैठेगा। प्रेसिडेंट के पास आया, इफ द प्रेसिडेंट गिव एसेंट द बिल बिकम एन एक्ट एंड द इज प्लेस्ड ऑन द स्टेचुरी बुक। अगर पास कर दिया प्रेसिडेंट तो वो बुक में चले जाता है, स्टेचुरी बुक में, कानून बन गया। इफ द प्रेसिडेंट विथ होल्ड एसेंट, एसेंट को वो मतलब कह लेता है कि नहीं देंगे भाई, या फिर द बिल एंड्स हो जाता है, तभी बिल खत्म हो जाता है। एसेंट अगर नहीं दे रहा है तो बिल खत्म। इफ रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन एंड पास्ड अगेन बाय द बोथ द हाउस, अगर बोल दिया कि एक बार तुम लोग फिर से रिकंसिडर कर लो और पास बोथ द हाउस, फिर भी पास दोनों हाउस पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट मस्ट हैव गिव एसेंट। तो फिर से उसको बोल देता है ठीक है तुम, अब तुम्हारा ये कानून बन गया। फिर आता मनी बिल का केस, और टाइम भी देख लेते हैं। टाइम हो गया 42 मिनट। मनी बिल के केस में आता है द बिल इज क्वालिफाइड एज द मनी बिल इफ इट इंक्लूड प्रोविजंस इंक्लूसिवली से टैक्सेशन से, बोरोइंग से, या फिर फंड मैनेजमेंट से। इन सब चीज से अगर कोई डील कर रहा है, टैक्सेशन जैसे कि कोई इम्पोज करना है, अबोलिश करना है, या रिमिशन करना है, अल्टरेशन करना है टैक्सेस में, या रेगुलेशन करना है एनी टैक्स को। और बोरिंग में आता है रेगुलेटिंग रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट। या फिर फंड मैनेजमेंट का बात करें, जैसे कि कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सब का मैटर आ जाए। या पेमेंट इनटू द विड्रॉल फ्रॉम दीज फंड्स, अप्रोबेशन ऑफ बिल फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड। एक्सपेंडिचर का बात करें तो डिक्लेरेशन होता है एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेट फंड और द इंक्रीजिंग सच एक्सपेंडिचर, इसका बात है। एक्सपेंडिचर का बात है या रिसीट का बात है, या फिर ये सब मामले में आए, तो फिर आप समझ लीजिए ये मैटर जो है मनी बिल का है। इंसिडेंट मैटर्स करता है, जैसे कि इंसिडेंटल मैटर, एनी मैटर इंसिडेंट टू अबव पॉइंट। ऐसे बिल को मनी बिल नहीं माना जाता जो केवल केवल बिकॉज इट इंक्लूड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइन से रिलेटेड हो, या फीस से, या फिर लाइसेंस से रिलेटेड हो, या लोकल टैक्सेस से रिलेटेड हो, लोकल टैक्सेशन से रिलेटेड हो, इम्पोज बाय द लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई लगाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा उसमें, याद रखिएगा। देश के लिए बात हो रहा है तो कोई देश देश के लिए टैक्स लगाया जा रहा है पूरा, तो उसमें बात आएगा कि वो मनी बिल में रहेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, मनी बिल के लिए पहले तो ओनली लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में तो ये पहले आएगा नहीं। और पहले ही जो है इसको इंट्रोड्यूस मिनिस्टर करेगा, और कंसीडर एज ए गवर्नमेंट बिल, इसको गवर्नमेंट बिल की तरह लिया जाएगा। प्राइवेट प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट बिल का ला रहा है ये। रिक्वायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। और राज्यसभा का एक्शन क्या आता है इसमें? तो चूंकि ये पहले लोकसभा में है, तो राज्यसभा का एक्शन है कि कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तुमको या तो रिजेक्ट नहीं करो या अमेंड नहीं करो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। इट मस्ट रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन विद विच द लोकसभा में चूज और टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। It must return the bill with or without recommendation, which the Lok Sabha may choose to
एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये रिकमेंडेशन दे सकता है सिर्फ, ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता। जो लोकसभा या मन है तो माने, नहीं तो नहीं माने। राज्यसभा में डिटेन द बिल फॉर मैक्सिमम 14 दिन के लिए राज्यसभा अपने पास बिल रख सकता है, 6 महीने के लिए नहीं। 6 मंथ ऑर्डिनरी बिल के लिए था। बिल रिक्वायर करता है स्पीकर का सर्टिफिकेशन व्हेन सेंट टू द राज्यसभा। लोकसभा से अगर पास हो गया तो राज्यसभा में अगर जाने वाला है तो उसके बीच में बताया था आपको कि स्पीकर का सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, हालांकि वो ऑर्डिनरी बिल में नहीं होता। प्रेसिडेंट का असेंट होता है द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट असेंट व्हेन इफ अप्रूव ओनली बाय द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा से पास हो रहा था बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग बिटवीन द टू हाउसेस कंसर्निंग मनी बिल एलिमेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। कोई इसमें जो प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का बिटवीन दोनों हाउस, क्योंकि आपको पता है इसमें ये होता ही नहीं है डेडलॉक। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी होता है कि डिफीट ऑफ द मनी बिल इन द लोकसभा रिजल्ट्स इन द रेजिग्नेशन ऑफ द, याद रखिएगा यहाँ भी अगर मनी बिल पास नहीं हो पाया तो इसका मतलब आप मेजोरिटी में नहीं है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली लोकसभा के प्रति आपको रहना पड़ता है, वो नहीं है आप जिम्मेदार। इसका मतलब मनी बिल आपका फेल हो गया और आपको रिजाइन देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन के लिए रिकॉर्ड नहीं करता एंड कैन ओनली द रिजेक्ट और अप्रूव। रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है। सोचो मनी बिल को भी ये रिजेक्ट कर सकता है, अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो मेरा बिल ही खत्म पूरा। समझ में आया? प्रेसिडेंट के पास भी पावर है जी, अगर वो अपनी पे आ जाए। डिफरेंट, सोचो इतना मेहनत से पास किया मनी बिल, अब वो ये रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। कभी कभी आत्मा अगर जाग जाए तो। फाइनेंशियल बिल एक होता है, फाइनेंशियल बिल दो। फाइनेंशियल बिल एक और दो होता है जी, 117 के तहत एक में आता है फाइनेंशियल बिल एक आता है। फाइनेंशियल बिल दो 117 के बाद तीन आता है। क्या होता है इसमें? एक वाला जो है ओनली लोकसभा में आता है, दो वाला कहीं भी आ सकता है। और यहाँ कहता है कि पहले एक वाला जो बिल है 117 के एक में आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। फिर एक में आता क्या है ये देखो, इसमें इंक्लूड करता है जैसे कि 110 में जो भी मैटर है मनी बिल का बारे में, वो जो भी मैटर है नॉट ओनली bill bill that not only contain exclusive matter of article but also contain the other matter of the general policy। 110 और अलग अदर अदर मैटर में जो भी बिल आता है या फिर मैटर्स आता है उसको ये रिलेट करता है। यहाँ पे कहता है कि मेंशन इन द आर्टिकल दैट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मेंशन इन द 110 में जो इंक्लूड नहीं है उसको ये इंक्लूड करता है 117 का 3 में। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन आ रहा है। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है? एक ज्वाइंट सीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू स्टोर करता है डेडलॉक को बिटवीन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ बिल। जैसे कि कंडीशन फॉर द ज्वाइंट सीटिंग जो होता है डेडलॉक इज कंसिडर्ड टू बी अकर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अंडर बिल ऑफ द पास इन द हाउस द। जैसे कि बिल रिजेक्ट हो गया बाय द बोथ द हाउसेज, जैसे कि तभी हो सकता है ज्वाइंट सीटिंग, जैसे कि हाउस हैव एग्रीड ऑन द अमेंडमेंट्स टू द मेड टू द बिल एंड मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा जो है have passed since the bill was received by the देखो 6 मंथ ज्यादा रख लिया कोई बिल तो कोई भी हाउस, तो फिर उसमें जो है तो इस पे ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और उसको चलाता कौन है या फिर प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। वो नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। अगर वो भी नहीं है तो सॉरी, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। वो भी नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा ज्वाइंट सीटिंग को, प्रिसाइड ये करेगा। ये दिया गया है। चेयरमैन का दो राज्यसभा जो है गजनट पे ये दिया गया है। कोरम और प्रोसीजर दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्रोसीजर ये सब दिया गया है। हिस्टोरिकल इंस्टेंस देखें तो कब कब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया, जैसे कि डोरी प्रोविजन बिल 1960 में, बैंकिंग सर्विस कमेटी बिल जो 1977 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म 2002 में हुआ है। एप्लीसिबिलिटी अगर बोले तो ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल के लिए है, फाइनेंशियल बिल के लिए है, लेकिन मनी बिल के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है, याद रखिएगा। बिल कैन भी 110 वाला नहीं है और एक 368 वाला नहीं है, याद रखिएगा। और ये ऑर्डिनरी बिल जो आता है 107 में आता है और फाइनेंशियल बिल 117 में आता है। बिल कैन बी पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट में वोटिंग का सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसके पास होने के लिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोविजन क्या है? द ज्वाइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट्स कैन ओनली बी
प्रपोज इन बोथ सिनारियो ये सब दिया गया, डिले देखना नहीं है आपको। आर्टिकल 112 देखना है, बजट के बारे में आपको देखना। देखिए इसको फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको बजट लिखा गया। बजट हालांकि कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में। आउटलाइन द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसमें क्या कहता है, टोटल एस्टिमेट रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को सरकार रखता है एक साल के लिए। कॉर्नर ऑफ बजट, और बजट में क्या सब इंक्लूड होता है याद रखिएगा। इसमें एस्टिमेट होता है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट, कितना हमको आने वाला है पैसा ये है। और यहाँ पे है वेज टू द मीन्स टू द रेज रेवेन्यू, कितना हम रेवेन्यू रेज कर सकते हैं। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर सकते हैं। डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल हमने कितना पाया कितना खोया, खोया पाया वाला सिस्टम याद है आपको। 31 जनवरी को हम लोग करते थे, सॉरी 31 दिसंबर को, क्या खोया क्या पाया। देखो इकोनॉमिक एंड तो फाइनेंशियल तो ये कब होता है, ये होता है 1 फरवरी से एक दिन पहले, मतलब 31 जनवरी को, क्या खोया क्या पाया वाला बात। हम बस ये याद कराना चाह रहे हैं कि 1 फरवरी को बिल आता है। और फिजिकल, यहाँ पे है तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम का जो याद रखिएगा कब हुआ था स्थापना, 2003 से हुआ था। ये मैंडेट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज में शामिल हो बजट में, जैसे कि जीडीपी देश का, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का फाइनेंशियल, ये सब आता है। हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो 2017 से पहले जो था मनी बिल, दो तरह से बिल आता था। रेलवे बिल अलग आता था और जनरल बजट बिल अलग आता था। लेकिन जो है 2017 के बाद से अगर बात करें तो रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल। कब ये दोनों को अलग किया था, रेलवे को और जनरल बजट को, ये 1924 में एकवर्थ कमेटी द्वारा अलग किया गया था। हालांकि और 2017 में ना, 2017 में फिर से ज्वाइंट कर दिया गया था। आपको बताना है 2017 में हम लोग ज्वाइंट बिल जब लाने लगे तो ये कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। डोल्टी डोली, कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बजट एनेक्टमेंट, जैसे एक वर्ष कमेटी से अलग हुआ तो कौन कमेटी से साथ आया था, याद रखिएगा विवेक देवराय कमेटी था वो। कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या सब इसमें इंक्लूड्स करता है, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बजट इनएक्टमेंट, जैसे कि प्रेसिडेंशियल प्रेजेंटेशन, ग्रांट रिकॉर्ड, ये देखिए क्या सब बजट इनएक्टमेंट में आता है। सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोविजन आता है खास करके मनी बिल में। तो हम आपको आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज को, आर्टिकल के तहत पढ़ा देते हैं। 112, 113, 114, ठीक। 112 में तो जैसे कि बजट दिया गया है और यहाँ कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट करता है एस्टिमेट। ये देखिए कौन बजट प्रेजेंट करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। बजट तो हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर करती है, इसके नाम पे करता है, प्रेसिडेंट के नाम पे ये फाइनेंस बजट करता है। देखो लिख दिया ना, ये प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द, ये प्रेसिडेंशियल प्रेजेंटेशन बोलते हैं बजट को, समझे। और ग्रांट, अगर प्रेजेंट कौन करता है तो सीधा प्रेसिडेंट लिखना, प्रेसिडेंट उसके नाम पे कौन प्रेजेंट करता है तो ये तब फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। ग्रांट रिकमेंडेशन का बात करें तो 113 में आता है, जैसे कि नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन से ना आए कि कितना ग्रांट किसको देना है तब तक नहीं देगा 113। 114 देखो, विड्रॉल ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल इसको बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल। ये क्या होता है, नो मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर लॉ, आर्टिकल 114 के तहत अगर कोई लॉ कह रहा है कि तब मनी निकालो तभी आप मनी निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जैसे कि टैक्स बिल सुने, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। अरे बाप रे कितना ज्यादा है। ऑथोरिटी ऑफ द लॉ क्या है, नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड, ये 265 कल पढ़ाया था आपको, कल की परसों। 265 क्या लग सकता है, रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही कोई टैक्स आपसे वसूला जा सकता है। कोई नोटिस वोटिस निकाल के नहीं आपसे बोल दिया गया आज से ये टैक्स चालू हो गया। कोई संविधान में लिखा है तभी आपसे लिया जाएगा वो टैक्स, बैरियर वाला बात छोड़ के, जहाँ बैरियर का बात चलता है। अरे बहुत जगह होता है यार, एक मधेपुरा जगह है बिहार का, वहाँ तुम ऑटो वाला सब जो है ना फालतू का भाई, ऑटो वाला अगर स्टेशन गया तो भाई वो फालतू का 10 रुपया देगा उसको बिल में, उसको तो शायद 20 कर दिया है।
पता नहीं क्या ले रहा है वो, म्युनिसिपैलिटीज के नाम पे लेता है। भाई क्यों लेता है, हमको समझ नहीं कि कौन सा टैक्स हुआ, आज तक नहीं समझ आया। फिर कॉलेज चौक आया, फिर वहां 10 रुपया लेगा बेचारा से। भाई चार आदमी बैठाता है एक ऑटो रिक्शा में, चार आदमी यहाँ, एक आदमी आगे, पांच आदमी, पांच आदमी वो 20 रुपया हर बार वो टैक्स दे रहा है भाई। सोचो कितना लूट है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, द राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू वोट, और डिमांड फॉर ग्रांट है कि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वोट करने का डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, इस पे वोट नहीं कर सकता है। डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 में आता है। दिस इज एक्सक्लूसिव पावर, सिर्फ है इसको लोकसभा ही वोट कर सकता है डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए, ग्रांट का डिमांड करने के लिए कि भाई हमको इतना पैसा दो जो तुमने एस्टिमेट किया है बजट में, उसके लिए। जैसे कि चार्ज एक्सपेंडिचर का बात करें तो expenditure charged on the consolidated fund of India in non-votable but can be discussed in the parliament, this include करता है ये सब बातें, जैसे salaries and allowance of the president, chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of Lok Sabha, judges of the Supreme Court and pension of the High Court, administrative expense of the Supreme Court and the offense of the comptroller general। ये सब बात नहीं करना है, मतलब ये सब का जो है ये सब आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। जैसे कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब ये सब चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी, चार्ज ऑन कंसोलिड, इस पर वोटिंग वोटिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, ये सबके सैलरी पे। हालांकि डिस्कशन इस पे हो सकता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा अप्रूवल। जैसे कि लोकसभा कैन अप्रूव कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, जो बिल तुमने किया, ग्रांट ऑफ बिल का बात किया, तो लोकसभा अप्रूव कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, या फिर रिड्यूस कर सकता है अमाउंट स्पेसिफाइड डिमांड फॉर, जिसके लिए डिमांड किया है। तो अमेंडमेंट टू अप्रोवेशन बिल, अगर फिर भी उससे नहीं हो रहा जो तुमने ग्रांट का बात किया है, तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अप्रोवेशन बिल में, जो तुमने बिल पहले लाया था। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज दैट वेरीज द अमाउंट और अल्टर द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट वोटेड, आर्टिकल 114 में। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, याद देखिए, वोट ऑन अकाउंट होता है लोकसभा लोकसभा कैन मेक ग्रांट इन एडवांस रिगार्डिंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिटेंडिंग पेंडिंग द वोटिंग ऑफ द डिमांडिंग फॉर द ग्रांट्स एंड द इनएक्टमेंट ऑफ द 116 में ये चीज दिया गया, वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये देखिए। नीचे वोट ऑफ अकाउंट दिया गया, वहां आपको पढ़ाएंगे, यहाँ आप छोड़ दीजिए नीचे। 116 दिया गया, बस याद रखिए, वोट ऑफ अकाउंट। ठीक। एक बिल कैसे पास होता है, जैसे देखिए बजट कैसे पास होता है, बजट सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन चलता है 10-15 दिन, फिर स्क्रूटनी स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा, कमेटी दे दिया जाता है, डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा स्क्रूटनी होता है, फिर उस पर वोटिंग होता है, वोटिंग ऑन ग्रांट, डिमांड्स ऑन ग्रांट, फिर होता है पासिंग द अप्रोवेशन बिल होता है। पहले डिमांड का बात हो जाएगा लोकसभा में, फिर उसको पास किया जाएगा, अप्रोवेशन एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल फिर पास हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जो पहले जो बजट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी सिंस 2017 के बाद जो है इसको 1 फरवरी कर दिया गया है, सीधी बात है। और संडे हो या मंडे, 1 फरवरी को आपको बजट पेश किया जाएगा और आना ही होगा। बजट कैन बी प्रेजेंट बोथ एंड टू और मोर पार्ट्स, each treated as the entire budget। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन उसका डिस्कशन नहीं होता, 2-4 दिन बाद उस पर डिस्कशन चालू होता है। जनरल डिस्कशन का बात करें तो ये जनरल डिस्कशन ऑन द बजट स्टार्ट होता है फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड यूजुअली ऑफ द 3-4 दिन के बाद ही होता है डिस्कशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज में लोकसभा कैन डिस्कस द बजट ऑन द होल और द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, कुछ खास बात पे या पूरा पूरा बजट पे डिस्कस कर सकता है। नो कट मोशन, इस पे कोई कट मोशन नहीं होता है कि कट मोशन लगा के बजट को पास करो। फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज ए राइट टू रिप्लाई एंड ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन के बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर सबका रिप्लाई करेगी। और स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी क्या होता है, देखो आफ्टर द जनरल डिस्कशन के बाद जो है हाउस एडजॉर्न हो जाता है 2-4 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, 2-4 सप्ताह के लिए। और इसके बीच क्या होता है, 24 जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है
वो एग्जामिन करता है बजट को और डिस्कस करता है डिमांड फॉर द ग्रांट एंड डिटेल पर्पस। दीज रिपोर्ट्स आर सबमिट किया जाता है फिर बोथ द हाउसेस एंड एनहांसिंग करता है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्रीज। फिर इस पे वोटिंग होता है। वोटिंग ऑन डिमांड और ग्रांट्स समझ में आया अब क्यों वोट कहाँ वोटिंग आ रहा था बजट में। ऊपर वाला भूल जाइए जो पढ़ाए थे, थोड़ा डिस्कसिंग था वो। और यहाँ पे अब क्यों डिमांड पे हो रहा है, क्योंकि आप देखो पार्लियामेंट्री पहले तो डिस्कशन हुआ थोड़ा सा, पहले तो पास हुआ बिल, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी 24 पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया, फिर उस रिपोर्ट पे अब जो है जो क्या होगा, वोटिंग होगा। वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, जैसे कि बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑन द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा वोट कर सकता है डिमांड्स फॉर द ग्रांट प्रेजेंट मिनिस्ट्री वाइज एंड डिमांड बिकम्स ए ग्रांट ओवर बिकम ड्यूटी ओनली। या फिर कर सकता है लोकसभा exclusively vote on demands and the expenditure charged on the consular fund of India is not submitted for the vote। ये इस पे तो वोटिंग होता ही नहीं है, ये तो सीधी बात है। यहाँ पे क्या होता है, ईच डिमांड इज वोटेड ऑन सेपरेटली, हर एक डिमांड पे वोट सेपरेटली होता है, ये नहीं कि एक साथ लमसम नहीं होता है। Members can discuss the budget details and purpose cut motions which are clarified। ये कट मोशन लगा सकता है, जैसे कि पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। पॉलिसी कट क्या होता है, डिसअप्रूवल कर सकता है, डिसअप्रूवल द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट टू ₹1। कोई डिमांड रखा उसको पूरा रिड्यूस कर सकता है पॉलिसी कट के माध्यम से, ₹1 तक उसको रिड्यूस कर सकता है। पॉलिसी कट जो होता है ये होता है, सॉरी, इकोनॉमिक कट जो होता है रिडक्शन ऑफ द डिमांड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ खास अमाउंट के लिए जो है उसको कट कर सकता है बजट को। देखो इसमें कट जो होता है ना, ये फाइनेंशियल कट होता है जो पैसे में कटी होता है, रुपीज में कटी होता है। जैसे पॉलिसी कट के माध्यम से सिर्फ ₹1, रिड्यूसिंग टू द डिमांड अमाउंट टू ₹1, मतलब पूरा का पूरा सोचो ना, वो जीरो कर दिया है उसका मांग जो भी था, लगभग ₹1 तक ला दिया था, जीरो में कर दिया। फिर इकोनॉमी कट होता है, कुछ मामला थोड़ा सा पैसा कट कर दिया जितना हो रहा था, मांग कर रहा था ये बिल के द्वारा, डिमांड के द्वारा, तो वो कट कर दिया। फिर टोकन होता है, जैसे कि ₹100, रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ ₹100, एक कट ये तौर पे वो फा नहीं होता है, तो कुरी लगाओ और एक मालिक आएगा थोड़ा सा निकाल लेगा फिर कुरी तुमको दे देगा, वो वाला बात, तो ₹100 कट कर दिया, ये सब होता है टोकन कट में। और कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी द कट मोशन, जैसे कि टू बी एडमिनिसिबल और कट मोशन मस्ट बी द परटेनिंग टू द सिंगल डिमांड, ये सब बातें होती है। और थोड़ा सा ये वैग होते जा रहा है ना, ये अप्रोप्रिएशन बिल लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल 1114 में लिखा है। तो यहाँ पे है जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट नो मनी बिल हैज टू विड्रॉन फ्रॉम द कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर प्रोविजन मेड बाय द, कोई मनी जो है, रुपया जो है विड्रॉ नहीं किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जब तक कि उस पर वोटिंग नहीं होता है अप्रोवेशन मेड बाय अप्रोवेशन बिल के द्वारा। आफ्टर द डिमांड फॉर द ग्रांट, जब कोई पैसे की मांग करता है कोई मिनिस्टर कोई खास मिनिस्ट्री के लिए, तो उस पर वोटेड होता है, वोटेड ऑन एंड पास बाय द लोकसभा एंड अप्रोवेशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू द अदरवाइज विड्रॉ करता फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल फंड एंड अप्रोवेशन बिल बिकम बन जाता है, अप्रोवेशन एक्ट बन जाता है, रिसीव कर जाता है प्रेसिडेंट का सेंड और पैसे निकल जाते हैं। वोट ऑन अकाउंट पता है तेरे को, नीचे है वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, टू एड्रेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन पासिंग द अप्रोवेशन बिल, अप्रोवेशन बिल को पास करने की जब डिफिकल्टी आने लगता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है लोकसभा को टू मेक एडवांस ग्रांट टू एस्टिमेट, जैसे कि एक्सपेंडिचर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल बिल, कोई प्रोजेक्ट रुके नहीं वो, उसके लिए एडवांस ग्रांट दिया जाता है लोकसभा द्वारा तब तक कि इसको जब बिल पास नहीं हो रहा। और ये प्रोविजन नोन एज द वोट ऑन अकाउंट, और ये जो है जनरली ग्रांटेड फॉर 2 मंथ्स के लिए दिया जाता है और फॉर एन अकाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल अमाउंट, ये दिया जाता है जितना ₹6 का बिल टोटल ग्रांट आपने मांगा था तो उसमें दिया जाएगा 1/6, मतलब ₹1 दिया जाएगा। पास्ड बाय द जनरल डिस्कशन। अब इंटरिम बजट क्या होता है, वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है, देखिए इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट आप समझ रहे होंगे, जब सरकार का लास्ट चल रहा था, जैसे कि आपको देखिए 24 में इलेक्शन हुआ, 24 से पहले 23 में, 24 में ही इलेक्शन हुआ ना, हाँ 23 में, जब 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 को कौन सा बिल लाया होगा, इंटरिम बजट लाया होगा, इंटरिम बजट लाया होगा। यहाँ फुल मनी बिल नहीं लेकर आया, फुल बजट लेकर नहीं आया होगा, इंटरिम बजट लेगा थोड़ा दिन के लिए। अगर फिर सरकार जो नया सरकार आएगी वो फुल बजट लेकर आएगी, उसी का इंटरिम बजट बोलते हैं। याद रखिएगा इंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट दोनों होता है।
फिर आता है वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट जो होता है, प्रोविजन फॉर विच द गवर्नमेंट सीक पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर फंड सफिशिएंट टू बियर द एक्सपेंडिचर टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू। एक वोट ऑन अकाउंट इस बात पे भी होता है कि जैसे नया सरकार आ रहा है तो कोई प्रोजेक्ट पे चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट वो रुके नहीं, उसको उसको ये छोटा क्यों हो गया, बड़ा हो जा भाई। अब ना, हाँ तो वही बात था जो बता दिया आपको। कांट चेंज द डायरेक्ट, ये जो है वोट ऑन अकाउंट कैन नॉट चेंज द डायरेक्ट टैक्सेस एट एनी कॉस्ट। डायरेक्ट टैक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता है। वोट ऑन अकाउंट कैन बी पास थ्रू द इंटरिम बजट, और वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का बजट इन द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये बनकर दिया गया है। इंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों होता है। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है, मतलब पैसे निकाल कितना निकला उसी का हिसाब होगा यहाँ पे। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल कैसे पास होता है, यहाँ तक रहने दे क्या, क्या बोलते हो आप, वेरियस काइंड ऑफ ग्रांट्स। कितना पेज बचेगा ये देख लेते हैं। जैसे ये पेज पढ़ा दूं, पहले ये पेज पढ़ाने के बाद ना बात करूं। जैसे कि पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, कैसे फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड होता है एनुअली टू इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, एंड ये जो है सप्लीमेंट्री प्रपोजल फॉर एनी पीरियड। सेम मनी बिल वही है कि मतलब प्रपोजल लाता है नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, वही आता है। क्रिएटेड एज द मनी बिल एंड कैन बी सब्जेक्टेड एज द amendments related to taxes during the discussion stage. Members can be address issue concern general administration, local grievance and monetary policies। ठीक। यहाँ देखिए थोड़ा सा कंपेरिजन समझते बिटवीन द, किसमें 200 आर्टिकल 26 मतलब कॉन्सिलेटेड, छ छ 266 यार, अब दिमाग जाने लगा इधर इधर उधर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। और ये पेन भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे देख लो। यहाँ क्या होता है, ऑल रिसीव्ड, ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड एंड पेमेंट्स आर डेबिटेड। चलिए इसको हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक। हम कल से चालू करेंगे ये। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, लाइक कैसे बोलते हैं, लाइक, मेरा दिल भी पीछे नीचे आ जा रहा है। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैसे लिखते हैं यार, सब्सक्राइब कर ले, ये चीजें करें। और वीडियो रिकमेंड करें दूसरे दोस्तों को भी। कैसे लगता है आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच इतना देर हमको बर्दाश्त करने के लिए।